रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। तो जब भी आपको ऐसी आकृति में आयत गिनना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला कॉलम है तो 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ये हमारा तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे। सेम तरीके से आपको ऊपर भी लिखना है। जैसे ये हमारा पहला कॉलम है तो 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ये हमारा तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे और ये हमारा चौथा कॉलम है तो 4 लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी संख्या को आपस में जोड़ देना। जैसे इधर से जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएंगे और इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। जो जोड़ने पर संख्या प्राप्त हुई उनको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना। जैसे 10 गुणे क्या करेंगे 6 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितना आयत है, तो वो 60 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, हमें यहाँ पर बताना है कि फलक 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें सिंगल डाइस दे और जब भी आपको सिंगल डाइस में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो सबसे पहले आपको पता करना है कि डाइस सामान्य या फिर मानक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो आपको देखना है कि किन्हीं भी दो फलक का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर 7 नहीं हुआ तो वो मानक। जैसे यहाँ पर देखिए इन दो फलक का योग 6 हुआ है, इन दो फलकों का योग 5 हुआ है, इन दो फलकों का योग 9 हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं है, तो ये एक मानक पासा है। और मानक पासा में हम किसी भी संख्या का विपरीत बताते हैं तो उससे क्या करना है, 7 में से घटा लेना है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत बताना है तो 5 का विपरीत क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार पेन का संबंध यूजीएस से है उसी प्रकार बुक का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, ये हमारा लेटर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि पेन को यूजीएस कैसे लिखा है, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर बुक का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर है तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे तो पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एबीसीडी में 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर हम ई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 5 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एन से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी एन से यानी एबीसीडी में यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर सभी में 5 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बुक में भी 5 प्लस कर लेंगे। 5 प्लस करेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। नंबर एनोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार 11 का संबंध 132 से तो उसी प्रकार 25 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि 11 से 132 कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार 25 का बताएंगे। तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 11 हमारे पास छोटी संख्या और 132 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो इस कंडीशन में आपको वर्ग करके देखना है। तो यहाँ पर अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121 और यहाँ पर कितना लिखा है 132 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर 121 में 11 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 132 हो जाएंगे और 132 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का बताएंगे। तो सेम तरीके से 25 का वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 625 और 625 में क्या करेंगे, इसी 25 को जोड़ देंगे। तो इसी 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 625 और 25 कितने होते हैं, 650 होते हैं। तो यहाँ पर 25 का संबंध किससे होगा, 650 से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और इसी टाइप का प्रश्न इसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को काफी सारे स्टूडेंट ने गलत किया है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि आकृति में कितने अधिवृत्त है, यानी इस आकृति में कितना अधिवृत्त है ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अधिवृत्त किसे कहते हैं। तो आपने व्रत पढ़ा होगा जो कि पूरी तरह से गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है, अब अधिवृत्त का मतलब होता है कि जैसे ये पूरा वाला व्रत है इसका आधा हिस्सा अधिवृत्त कहलाता है। यानी ये हमारा एक अधिवृत्त एक हो जाएगा, ये हमारा दूसरा अधिवृत्त एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अधिवृत्त है। अगर हम यहाँ पर एक और लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो एक हमारा यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में अगर 4 अधिवृत्त है तो इस टाइप की यहाँ पर है तो इसमें भी 4 हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। तो टोटल इस आकृति में 20 अधिवृत्त होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस पेज
को जरूर फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सिंपल से प्रश्नों को आप गलत कर देते हो। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ये आपको बताना है। तो जब भी हम ऐसी आकृति में त्रिभुज काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, सभी संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो नीचे से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से भी कॉलम बन रहा है, तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा है। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। ऊपर से भी 4 तक है तो यहाँ पर भी हमारे 10 हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को और प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक और प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को आसान तरीके से सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे समझिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिकेट का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, क्रिकेट का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया एथलीट। अब एथलीट का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर क्रिकेट का डायग्राम बनाया कि इनके एथलीट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको एथलीट कोई व्यक्ति होता है जो कि खेल खेलता है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, क्रिकेट से अलग बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया खेल। अब खेल का डायग्राम बनाने से पहले आपको यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर क्रिकेट और एथलीट का डायग्राम बनाया है कि इनका खेल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर क्रिकेट एक खेल के अंदर आता है, लेकिन एथलीट एक खेल के अंदर खेल को खेलने वाला व्यक्ति होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो खेल का डायग्राम कैसा बनेगा, तो क्रिकेट अंदर हो जाएगा और खेल का डायग्राम इससे बाहर बन जाएगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करने की बेस्ट ट्रिक सीखिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हमें पूछा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न में जब भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है इसके पास बड़ी संख्या किस साइड लिखी है आपको देखना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर 45 लिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 120 लिखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता करा कि इन दोनों से यहाँ पर 120 कैसे लिखा है और इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 45 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर 11 और 1 को ऐसा क्या करा कि यहाँ पर 120 लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 120 हमारे पास बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या है, तो गुणा करेंगे तब भी नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे। अब 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, और 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है। और 120 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे तो आपको पता है 120 हो जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 का ही वर्ग करेंगे, इधर 7 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। यहां पर भी 45 बनाने के लिए अगर हम यहां पर 4 को माइनस करेंगे तो यहां पर 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम तरीके से यहां पर बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। सेम तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। इसी टाइप का ये वाला प्रश्न आप मुझे सोल्व करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। तो ये भी हमारा लुप्त संख्या का प्रश्न है, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था, और यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है, यानी इस आकृति में अर्धवृत्त की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो वृत्त होता है वो कैसा होता है, तो पूरी तरह से गोल होता है। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब ये है कि आधा वाला वृत्त कितना है ये हमें बताना है। तो आधा वृत्त अगर हम यहाँ पर चेक करते इस आकृति में, आपको सबसे पहले तो एक यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आधा वृत्त एक, फिर एक आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा होगा दूसरा, और यहाँ से एक तीसरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 3 तो आपको यहाँ पर छोटे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम और देखेंगे तो यहाँ पर बड़े वाले यहाँ से ये वाला पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ से निकल कर ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 हमारे ये हो गए, और तीसरा भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा वाला यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल हमें 6 अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर नीचे से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला। तो टोटल अर्धवृत्त यानी कि एक हमारा यहाँ पर है, तो टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको टोटल हमें यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं। कितने, 7 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए।
ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। इस प्रश्न को काफी सारे स्टूडेंट ने गलत किया। बस यहाँ पर ये बताना था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ पर आकृति बताने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आकृति पैटर्न में घड़ी दी है। तो सबसे पहले पहली घड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर इस घड़ी में 2 बजी है। दूसरी घड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 बजी है। तीसरी घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर 6 बजी है और चौथी घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर 8 बजी है। यानी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 4 6 8 यानी यहाँ पर वही घड़ी होगी जिसमें क्या होगा 10 बजी होगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। और उसी चैप्टर में इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। वेन डायग्राम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, मेंढक का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया सांप। अब सांप का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बनाया क्या इनका सांप से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मेंढक और सांप दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर सांप का डायग्राम भी इनसे अलग बन जाएगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ दिया मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक और सांप का डायग्राम बनाया है कि इनका मछली से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मछली भी इनसे अलग है, तो मछली का भी डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि सीरीज में आकृति पैटर्न क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास षटभुज है, यहाँ पर पंचभुज है, यहाँ पर हमारे पास वर्ग है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति होगी इसका पैटर्न पता करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सभी में त्रिभुज है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज होगा, या आप इस आकृति का पैटर्न पता करके मुझे कमेंट करके बताइए। और इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एल का विपरीत ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रैंडम है, लेटर भी और संख्या। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन सतह देख के क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर जिसे कॉमन से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला है। और इधर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 8 मिला है। यानी एक दूसरे के विपरीत ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला है। और इधर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 9 मिला है। यानी ये भी एक दूसरे के विपरीत है। हमें यहाँ पर किसका पूछा था, यहाँ पर कॉमन का पूछा है, यानी कॉमन का विपरीत पूछा। और यहाँ पर रैंडम दिया, तो यहाँ पर हम कैसे बता पाएंगे। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन से निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे इनके अलावा कोई लेटर दिख रहा है तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें सी में एस दिख रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे मैंने फुल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए। आपको जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें गजब का लॉजिक है। पहली संख्या का आपस में गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 77 का आपस में गुणा करेंगे तो 49 प्राप्त होगा। 49 में आपस में गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। 36 में आपस में गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। नंबर एनालॉजी का ये ऐसा प्रश्न है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा में गलत किया था। बस आपको यहाँ पर बताना था कि जिस प्रकार 731 का संबंध अगर 2 से, तो उसी प्रकार 751 का संबंध किससे होगा, ये बताना था। अब देखिए जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या का पता करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो डिजिट योग करना है या फिर डिजिट में गुणा करना है। जैसे यहाँ पर डिजिट योग करते तो यहाँ पर 7 3 10 10 1 11, यहाँ पर डिजिट योग करने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा, तो हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट बनाना, तो इसको आपस में अगर और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे और 2 यहाँ पर लिखा है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर भी डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर 7 5 12 12 1 13, यहाँ पर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है। अब 13 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करके देखते हैं। जैसे इनका आपस में गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21 से कम 21, यानी इसका गुणा करने पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 21 हो रहा है, ठीक है। और इसको भी सेम तरीके से और सिंगल लाने के लिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 हो रहा है और 2 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर 751 से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है 7 5 35 और 35 से कम 35। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 35 को भी क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 बजे 15 हो रहा है, कितना हो रहा है, 15। और 15 को भी हमें फिर से क्या करना, सिंगल डिजिट में बनाना है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही प्रश्नों को प्रैक्टिस करना तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए।